वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट हुई है यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझो पॉलिटी से 20 क्वेश्चन तकरीबन आते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में। आरओ में आप समझो आरओ में तो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं भाई भी समझो 20 से 22 सवाल हर साल आते हैं। तो पॉलिटी को तैयार आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21st वाले क्वेश्चन से जो है हमें स्टार्ट करना है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, अच्छा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन यहां से क्वेश्चंस जो है आपको रिपीट होंगे भी, देखने को मिलेंगे, और मान लो रिपीट ना हो तो इनडायरेक्टली पूछा जरूर जाएगा यहीं से। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? तो भाई जिनको प्रियम्बल पता है, प्रस्तावना, उनको पता है कि उसमें विचार की स्वतंत्रता भी दे रखी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है। जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता है ना, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ठीक है, ये किसमें आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका बी वाला होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, देखो जो मेन इलेक्शन कमीशन है भारत का वो है आर्टिकल 324 के तहत, इसको ध्यान रखो। ये आपका चुनाव कंडक्ट कराता है संसद, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक है हमारा राज्य का निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये आपका चुनाव कंडक्ट कराएगा जो पंचायत वगैरह हैं, ठीक है, पंचायती राज के और आपके नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी के। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये किस आर्टिकल के तहत बना है? आर्टिकल 243 के। अब देखो ये आर्टिकल याद कर लो, मैं आपसे हमेशा कहता हूं जो पीवाईक्यू में जितने भी आर्टिकल्स दिख रहे हैं ना उनको तो याद कर लो, क्योंकि भाई देखो सारे आर्टिकल कोई याद नहीं कर पाएगा। ठीक है, सारे आर्टिकल वहां पे आप याद करके जाओ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई करने पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल पीवाईक्यू में ना उनको बस कर लेना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डन करने की। देखो पार्डन का मतलब, क्षमादान का मतलब क्या है? मान लो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा दे दी, अब उसके बाद में कोई अपील कहां करेगा? वो हाई कोर्ट से आया होगा सुप्रीम कोर्ट अपील करने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा दे दी है, कोई भी दे दी, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि किसके पास जाए? हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास जाए, और राष्ट्रपति जी को अगर सही लगता है तो वो उसको क्षमादान जो है प्राप्त कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज होते हैं ये वर्क करते हैं किसके अंडर में? जो हाई कोर्ट है ना, राज्य का उच्च न्यायालय, उनके अंडर में वर्क करते हैं। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो भैया देखो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है आपकी 2002 में ऐड हुई है। ठीक है, और संविधान संशोधन भी ध्यान रखना 86 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2002 का। अब यहां पर भाई समझने वाली बात यह है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, मौलिक कर्तव्य, ओरिजिनल संविधान में नहीं थी, ये ऐड हुई है 1976 में। ठीक है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ध्यान रखना। और कौन से संशोधन से ऐड हुए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक, और ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ये क्या बताती है? ये जो जितने भी माता पिता वो बताती है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करना, मतलब 6 से 14 साल के बीच में शिक्षा जो है प्रदान करिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी कामकाज में लगा दिया। 84 जो 84 संवैधानिक संशोधन है अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? जितनी सीटें दे रखी हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बताया था, लेकिन किस साल तक नहीं होगा? 2026 तक। ठीक है, 2026 तक क्या रहेंगी? वो फ्रीज रहेंगी आपकी सीट्स। और ये 84th वाला कब आया संशोधन? 2001 में। ठीक है, और 86 वाला भैया ये भी ध्यान रख लो 2002 में। ठीक, फिर आगे देखो, निम्नलिखित कथनों कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। तो बिल्कुल सही है भैया, जब ऑफिस में आए वो अपने 5 साल तक उनका भैया ऑफिस चलता है। ठीक है, बोला जा रहा है राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकते। गलत है।
रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट जो है किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। जो उपराष्ट्रपति जी है उनको देते हैं इस्तीफा, कौन, हमारे प्रेसिडेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, डीपीएसपी दे रखी है, तो जो सही मैच नहीं है ना वो पहले वाला ही है। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, आर्टिकल 37 में नहीं है, ठीक है। मैं इसकी पॉलिटी की लिस्टिंग लाया हूँ, ये आपको दिखेगा आर्टिकल 38 में, ठीक है, आर्टिकल 38 में दिखेगा। तो कहने की बात यहाँ पर यह है, एक चीज समझ लेना, डीपीएसपी जितनी दे रखी है सबके आर्टिकल समेत याद करके जाना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको चीज समझ में आई ना कि डीपीएसपी आर्टिकल्स के साथ में याद कर लेना, फंडामेंटल राइट्स भी याद करके जाना आर्टिकल के साथ में, आपके मौलिक अधिकार। क्वेश्चन आता है सिर्फ आर्टिकल पूछ लेगा सीधा सीधा। निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है, किस चीज के लिए, अगर अधिक अनुदान है, मतलब एक्सेस ग्रांट है। ग्रांट का मतलब होता है किसी को पैसा जो है डोनेट करना, पार्लियामेंट कर रही है किसी राज्य को, और मतलब जितना बताया गया उससे ज्यादा, तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, लोक लेखा समिति, उसकी भैया आपको अप्रूवल चाहिए होता है। निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया था। तो भैया पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेरूबरी यूनियन केस में कि प्रियम्बल जो है वो हिस्सा नहीं है हमारे संविधान का। फिर केशवानंद ने बोला कि हाँ है, यस है, ठीक है। और फिर एलआईसी वाले केस में भी बोला था कि हाँ है, मतलब एक बार ना बोला है, वो भी है बेरूबरी यूनियन केस। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बोला जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वे आधारित है, बिल्कुल सही है। होता क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, जब सरकार, जैसे मान लो लोकसभा में लाया जाता है, सरकार के खिलाफ विपक्ष लाती है, और अगर ये पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, फिर ठीक है, सरकार हट जाती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जरूरी नहीं कि भैया को जो आधार है वो स्पष्ट करा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां ला सकते हो, सिर्फ लोकसभा में। कहां लाया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी सही है, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। फिर पारिवारिक न्यायालयों के बारे में बात हो रही है। इनकी स्थापना जो है 1984 में करी गई थी, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम द्वारा, बिल्कुल सही है। फैमिली कोर्ट्स होते हैं, इनका काम ये, जैसे जो शादी को लेके कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया, ठीक है, घर में कोई बात हो गई, वो फैमिली कोर्ट्स में सॉल्व होते हैं। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो 32 का आपका आंसर ये भी सी वाला हो जाएगा, करेक्ट ही बताना है अभी तक, ठीक है। फिर अब इसमें हमको क्या करना है, अलग अलग राज्य ये बताना किसमें कौन से राज्यसभा की सीट है। अब देखो आप कहोगे क्या मुझको सारी सीटें, मतलब जितने राज्य हैं सबकी सीटें याद करनी है, नहीं। देखो मैं हमेशा बताता हूँ यूपी की कर लो, उत्तराखंड की कर लो, ठीक है, उसके बाद में बिहार की करनी जरूरी है, मध्य प्रदेश की कर लो, ठीक है, महाराष्ट्र की, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपने अगर उत्तराखंड की भी करी होती ना, तो उत्तराखंड की जो सीट्स हैं आपकी, अगर उत्तराखंड की सीट्स की बात करूं तो ये 3 है आपकी, ठीक है, 3 है, उत्तराखंड की सीट्स 3 है, तो मतलब डी का पहले वाला आंसर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन जो है ये तो आपका एलिमिनेट हो ही गया, ठीक है। बाकी अगर आपको इसमें एक भी पता होता, और मतलब क्योंकि नजर तो घुमानी पड़ती है ना, मतलब बाकी सीट्स में भी, तो उत्तराखंड की तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि याद करो। एक सेकंड को, ये डी वाला हल्का सा काट दिया, इसमें सी वाला कटेगा, ठीक है, बस आपको इसे बी और डी में देखना होता है। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका बी वाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है आपकी 5, झारखंड में है आपकी 6, तेलंगाना में है 7, उत्तराखंड में 3, समझे, कहीं कहीं एलिमिनेशन भी करना होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट, इसमें कैलकटा में। तो ये करा गया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और कब बना था, 1774 में बना था, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है। इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये बनाया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट से है, ठीक है। जो इंग्लिश मिशनरीज वर्क करने आई थी, जो मतलब कन्वर्ट करती हैं क्रिश्चियनिटी में, वो आई है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, और लॉ मेंबर जो होगा गवर्नर जनरल काउंसिल में वो होगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत। एक सेकेंड इसमें एक गलती हो गई है, रुक जाइए जरा। पहले दो तो सही है बिल्कुल, ठीक है, पहले दो तो सही है। जो इंग्लिश मिशनरीज वर्क करने आई है ना वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत है,
और जो लॉ मेंबर होगा वो होगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो करेक्ट आंसर इसका बनेगा आपका बी वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हल्की सी इसमें मिस्टेक थी। ए का दूसरा हो गया, बी का पहला, सी का हो गया आपका तीसरा और डी का हो गया चौथा। चलो हिंदी में भी देख लो। जो नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दूसरा हो गया। सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट। इंग्लिश मिशनरीज 1813 हो गया। गवर्नर जनरल वाला आपका कानूनी सदस्य, ये फोर्थ वाला हो गया। तो बी वाला जो है ना, ये इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझे? फिर आगे देखो, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये हमेशा ध्यान रखना 1857 की क्रांति के बाद वाला एक्ट है। तब थोड़े वो जागे थे कि हाँ भारतीयों को हिस्सा देना है। तो करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861। ठीक है। By which one of the following act was the federal court in India created? देखो सुप्रीम कोर्ट बना है भैया आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन आपसे संघीय न्यायालय पूछ ले, ठीक है, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट, तो ये बना है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। अब 1935 दे नहीं रखा है, तो इसीलिए डी वाला जो है यही मार्क करोगे और क्या। ठीक है। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? देखो अब ये भी थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फेडरल कोर्ट बना भैया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में करी गई है। ठीक है, कब करी गई है? 1937 में। तो भैया समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक, आगे देखो, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? डायरकी जो इंट्रोड्यूस करी गई थी सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, द्वैत शासन की। कुछ भैया आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है वो गवर्नर जनरल ही देखेंगे, वाइस रॉय, और कुछ जो कम इंपॉर्टेंट मैटर है वो मंत्री देखेंगे। तो ये करी गई है 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, दायरकी किसमें? सेंटर में, केंद्र में। आप लोग अच्छा ये बताओ, दायरकी द्वैत शासन राज्यों में कौन से एक्ट के तहत जो है स्थापित किया गया था? ठीक है, एक बार बताइए तो मुझे पता लगेगा तैयारी आपकी कैसी चल रही है। 40 देखो, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? इंडियन लेजिस्लेचर जो है सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल, बाई कैमरल और का मतलब ये होता है दो सदन है। जैसे अभी हमारे संसद में दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये होता है आपका बाई कैमरल। ठीक है, द्विसदनी। और द्वैत शासन अलग चीज है, ये दो हाउस नहीं बनाता है। ठीक है, ये बस इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिवाइड करता है, समझे? तो ये जो द्विसदनी बनाई गई है, ये एक्ट था आपका 1919 एक्ट के तहत। इस एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलो तो इतने ही क्वेश्चंस, अभी 40 क्वेश्चंस हो गए हमारे, मतलब 20 पहले 20-20 देख रहे हैं, इतने ही रखते, धीमे धीमे चलेंगे। ठीक है, अभी देखो पेपर निकालना है ना, तो कछुए की चाल चलनी पड़ेगी, लेकिन रोज चलना पड़ेगा। तो रोज इस चैनल पे आइए, सीरीज देखिए, लाभ उठाइए। ठीक है, और उसके साथ में अगर आप पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, बाकी साइंस भी चल रही है, उसको भी फॉलो करिएगा। ठीक है, कोई आपका फीडबैक है, कुछ आपका रिकमेंडेशन है, तो वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी है, नहीं अच्छी लगी है, अच्छी लगी, तो ये सब चीजें बता दिया करो कमेंट बॉक्स में।